जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं राकेश सर फिर से एक बार आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल V2 ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप इसके पिछले क्लास में सोलर सिस्टम कम्प्लीटली पढ़ चुके थे। आप उस पूरे वीडियो को कुल 4 पार्ट में सोलर सिस्टम कंप्लीट हुआ था हम लोगों का, तो आप उस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, रिवाइज करिएगा, लर्न करिएगा और यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका रहा हो तो, और मेहनत करने से नहीं घबराना है, जी तोड़ मेहनत करना है, तब तक करना है जब तक कि हम लोग एग्ज़ाम को क्रैक ना कर लें। और अपनी असफलता और हार से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि असफलता वह मसाला है जो सफलता का स्वाद बताता है। असफलता वह मसाला है जो सफलता का स्वाद बताता है। आप असफल हो रहे हो यानी आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और एक ना एक दिन आप सफल ज़रूर होगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्लोब। बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग चैप्टर आज का रहने वाला है ग्लोब। तो ग्लोब का नाम सुनते तो पहली बात तो दिमाग में यही आने वाली है कि ग्लोब बनाया किसने, ग्लोब होता क्या है, ग्लोब का काम क्या है, क्यों है ग्लोब। तो पहली बात तो यही जान लेते हैं हम लोग कि ग्लोब के जनक कौन है। तो ग्लोब के जनक हैं मार्टिन बेहम। ग्लोब को बनाने वाले कौन है? मार्टिन बेहम है। तो पहली बार ग्लोब के बारे में हमें किसने बताया, किसने जानकारी दी ग्लोब के बारे में? तो मार्टिन बेहम ने बताया। जब मार्टिन बेहम ने बताया तो ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड किया था। ग्लोब को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में। एक तो हमारे पास अक्षांश रेखाएं होती हैं जिसे बोलते हैं लैटिट्यूड, और दूसरी रेखा होती है देशांतर रेखा जिसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ग्लोब के जनक कौन? मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम ने हमें क्या बताया कि ग्लोब को 2 भाग में बांटा जाता है, एक अक्षांश रेखा, दूसरा देशांतर रेखा। ठीक, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अभी जो अक्षांश रेखा होती है, इस अक्षांश रेखा का काम होता है क्या? दूरी को दर्शाना। किसको दर्शाना? दूरी को। अक्षांश रेखा किसको दर्शाती है? दूरी को दर्शाती है। तो देशांतर रेखा किसे दर्शाती है? समय को। तो अक्षांश रेखा से हमको दूरी का पता चलता है और देशांतर रेखा से समय का। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि अक्षांशर रेखा दूरी को दर्शाता है, ये रहा लैटिट्यूड। और जैसे ही अक्षांशर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अक्षांश रेखा क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में। आपका ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, भूमध्य रेखा 0 डिग्री है। अब ये क्या करेगी? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी। अब जब 2 बराबर भागों में बांटेगी तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थर्न स्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध। और जो एक नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं साउथर्न स्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी को कौन सी रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है? तो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन। कितने डिग्री? 0 डिग्री पे। ठीक, पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। दूसरा चीज़ देशांतर समय, देशांतर रेखा जो समय को दर्शाती है, ये बिल्कुल ऐसे लंबी लंबी लाइनें होती हैं, लॉन्गिट्यूड होती हैं। ठीक, और इसे क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। ठीक, क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। आगे हम लोग जानते हैं कि अक्षांश रेखा क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा दोनों ही रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? तो दोनों ही रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक, कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। जब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को आपस में मिला दिया जाए तो हमारा क्या होता है? ग्लोब का निर्माण होता है। जब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को आपस में मिला दिया जाए तो किसका निर्माण होगा?
ग्लोब का निर्माण होगा। तो पहले हम लोग अब जानते हैं अक्षांश रेखा के बारे में कि अक्षांश रेखा क्या होती है। तो अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है, अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है। उसके बाद अक्षांश रेखा में ही सबसे बड़ी रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, सबसे बड़ी रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। सबसे बड़ी वाली जो रेखा उसे क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और भूमध्य रेखा का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री। भूमध्य रेखा का मान कितना होता है, 0 डिग्री। और ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। आगे देखिए, भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, यह भी बात क्लियर। भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अर्धवृत्त बनाती है। भूमध्य रेखा क्या करती है, सबसे बड़ा अर्धवृत्त बनाती है। जब आप देखे होंगे कि पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांट रही थी तो एक वृत्त ऊपर और एक नीचे, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था। तो इसलिए बताया गया कि जो भूमध्य रेखा है वो क्या करती है, सबसे बड़ा अर्धवृत्त बनाती है। ठीक, फिर उसके बाद भूमध्य रेखा का कार्य दूरी को मापना होता है। भूमध्य रेखा क्या करती है, दूरी को बताती है। जैसे कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आप दूरी तय करते हैं तो उस दूरी को बताने का काम कौन करती है, ग्लोब पे भूमध्य रेखा। 1 डिग्री अक्षांश कितना, 1 डिग्री अक्षांश बराबर कितना होगा, 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। यानी आप 1 डिग्री घूमोगे तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करोगे, 111.32 किलोमीटर का दूरी तय करोगे 1 डिग्री अक्षांश में। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो कुल मिला के 7 देश उत्तरी गोलार्ध में शामिल हैं, जिसमें से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा से भारत के बीच की दूरी 876 किलोमीटर है। यानी जो हमारी इक्वेटर लाइन है, विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा से भारत की जो बीच की दूरी है कितने किलोमीटर की है, 876 किलोमीटर की। तो भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं और इंग्लिश में इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, भूमध्य रेखा से भारत की जो बीच की दूरी है 876 किलोमीटर है। आइए देखते हैं और अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। और उस 24 घंटे में दिन और रात दोनों होते हैं। उस 24 घंटे में दिन और रात दोनों चीज़ें होती है। तो बात ये आती है कि सर्दियों के दिनों में रात बड़ा होता है और दिन छोटा होता है। तो इसी चीज़ को समझते हैं कि रात बड़ा दिन छोटा क्यों होता है सर्दियों के दिन में, और गर्मियों के दिन में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। एक दिन में हमारे टोटल कितने घंटे होते हैं, एक दिन में टोटल कुल 24 घंटे होते हैं। और उस 24 घंटे में ही हमारा क्या होता है, दिन और रात दोनों चीज़ें होती है। 24 घंटे में दिन और रात दोनों चीज़ें होती हैं। तो बात ये आती है कि गर्मियों के दिनों में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, और सर्दियों के दिनों में रात बड़ा होता है और दिन छोटा होता है। तो गर्मी के दिन में जो होता है वो सूर्य उदय सुबह के 5 बजे ही हो जाता है। सुबह 5 बजे ही सूर्य उदय हो जा रहा है। और सूर्य अस्त कब होता है, तो शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे के आसपास सूर्य अस्त होता है। तो इस तरीके से हम देखें 5 से 7 में कुल टोटल कितने घंटे मिलते हैं हम लोग को, 14 घंटे। यानी गर्मियों के दिनों में जो दिन होता है वो लगभग कितने घंटे का, 14 घंटे का दिन हो जाता है। अच्छा, 14 घंटे का दिन हो गया तो रात कितने घंटे का होगा, केवल 10 घंटे का। तो इस कारण गर्मियों के दिनों में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। फिर इसी तरह सर्दियों की बात करें, सर्दियों के दिनों में सूर्य सुबह लगभग 7 बजे के आसपास सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त कितने बजे हो जाता है, शाम को लगभग 5 बजे ही सूर्य अस्त हो जाता है। तो इस तरीके से सर्दियों के दिनों में जो दिन का समय है वो हमें कितने घंटे का मिलता है, 2 घंटे कम हो जाता है और मात्र 10 घंटे का ही दिन रह जाता है। कितने घंटे का दिन रह जाता है, 10 घंटे का। और जब 10 घंटे का दिन होगा
तो 14 घंटे का क्या होगा, रात होगा। तो इस तरह सर्दियों में रात क्या होता है, बड़ा और दिन छोटा, और गर्मियों में दिन बड़ा और रात छोटा। अब बात ये आती है, छोटा बड़ा तो हो गया, अब कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसा कंडीशन होगा जिस टाइम दिन और रात दोनों क्या होंगे, बराबर, दिन और रात दोनों बराबर होंगे। तो 21 मार्च कितना, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्थ होता है, ग्लोब में हमने देखा भूमध्य रेखा, तो सूर्य का जो प्रकाश है, जो सूर्य है, बिल्कुल भूमध्य रेखा के सामने होगा, बिल्कुल भूमध्य रेखा के सामने। तो जो सूर्य का प्रकाश होगा बिल्कुल सीधा सीधा भूमध्य रेखा पे पड़ेगा। और उस टाइम क्या होगा, आप देखें ही कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट रही थी। तो जब सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भूमध्य रेखा पर पड़ेगा तो 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे का रात होगा। तो 21 मार्च और 23 सितंबर, वो दिन कौन सा है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 तारीखें हैं जिस दिन दिन और रात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के। क्योंकि सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर पड़ता है, इस कारण से दिन और रात बराबर होते हैं। तारीख याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। भूमध्य रेखा को 2 बराबर भागों में काटने वाली नदी कौन सी, आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसी नदी का नाम बताइए, कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो उस नदी का नाम आता है कांगो जायरे नदी। कौन सी नदी है, कांगो जायरे नदी, जो भूमध्य रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर भागों में बांटने कौन सी नदी, कांगो जायरे नदी, याद रखिएगा नाम, कांगो जायरे नदी। उसके बाद आते हैं सबसे घने जंगल। आपसे पूछा जाए कि सबसे घने जंगल कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सबसे घने जंगल कहाँ पे, भूमध्य रेखा पर ही पाए जाते हैं। सबसे घने जंगल कहाँ पे, भूमध्य रेखा पे ही। और सबसे काले लोग, सबसे काले लोग अगर पूछे जाए कहाँ पे, तो वो भी कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे भूमध्य रेखा पे। और इनके काले होने का कारण क्या है, वहाँ का जलवायु है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पे जो लोग रहते हैं वहाँ पे गर्मी बहुत अधिक होती है, भूमध्य रेखा पे गर्मी बहुत अधिक होती है, क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा के काफ़ी नज़दीक होता है, ठीक। और जो हमारा अमेजन का जंगल है वो भी बिल्कुल कहाँ है, भूमध्य रेखा के पास है, बिल्कुल भूमध्य रेखा पर। इसीलिए वहाँ पे सूर्य का प्रकाश काफ़ी तेज़ होने के कारण आप अक्सर सुनते होंगे कि जंगलों में आग लगा है, क्योंकि भूमध्य रेखा के सूर्य बहुत ही पास, बहुत ही नज़दीक होता है। और उसके अधिक तापमान होने के कारण कहीं न कहीं आग लगती है, काफ़ी नुकसान होता है। और वहाँ के जो भूमध्य रेखा पे रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, लोग काले होते हैं। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सारी चीज़ें जान चुके थे। और एक बात और आपको बताना है, मैंने जो ये बात किया भूमध्य रेखा को 2 बराबर भाग में काटने वाली नदी, तो कौन सी नदी है, कांगो जायरे नदी है। और ये कहाँ से निकलती है ये नदी, बात ये है कि नदी निकलती कहाँ से है, तो ये नदी बिल्कुल मध्य अफ्रीका से निकलती है। या एक बात और है कि ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आप ठीक वैसे तो जानते हैं नील नदी है, लेकिन दूसरे नंबर की बात करें तो कांगो जायरे नदी जो इसकी सबसे बड़ी नदी है, और ये बिल्कुल अफ्रीका के बीचों बीच से निकलती है। और ये भूमध्य रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के काफ़ी पास सूर्य होता है, इस कारण से वहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है, जिस कारण यहाँ के लोग क्या होते हैं, काले होते हैं। जैसे कि वेस्ट इंडीज़ के लोग आप जानते ही हैं, ठीक, काफ़ी काले होते हैं, देखे ही होंगे आप। तो बिल्कुल कहाँ पे, भूमध्य रेखा के पास हैं, इस कारण से वहाँ के लोग काले होते हैं, तापमान बहुत अधिक होता है। और अफ्रीका में जो जंगल है, अमेजन का जंगल, सबसे घना जंगल है, वो कहाँ है, भूमध्य रेखा पे ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सारी की सारी बातें जान चुके हैं भूमध्य रेखा के बारे में, कि भूमध्य रेखा की क्या क्या बातें हैं, सब कुछ अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो आप को यदि कोई डाउट होता है इस
टॉपिक पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और यदि आप अपने साथ अपना नोटबुक कॉपी लेकर बैठा करिए और पूरा का पूरा सब कुछ नोट किया करिए अच्छे से, ताकि आप उसको फिर से रिवीजन कर सके, अच्छे से याद कर सके, कोई डाउट हो तो फिर से उसे पुनः देख सके। तो इस तरीके से आज के क्लास का बस जितने ये टॉपिक ख़त्म करते हैं और आपके साथ फिर से अगली टॉपिक में मिलेंगे ग्लोब के साथ, क्योंकि अक्षांश रेखाएं अभी और बाकी हुई हैं, जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारी रेखाएं अभी बाकी हैं। तो इन अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर होंगे और उन सारी रेखाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।